Hello, my name is Anurag Ghuge, and I have secured AIR 624 in this current UPSC Civil Services examination in 2022. So, let me give you some idea about my journey. मेरे जर्नी के बारे में बताता हूँ. So, firstly, मेरा बैकग्राउंड मैं वाशिम डिस्ट्रिक्ट से हूँ महाराष्ट्र के एंड मेरी 10th और 12th दोनों वाशिम से ही हुई. वाशिम में स्टेट बोर्ड से मेरा एजुकेशन हुआ 10th तक एंड 11th 12th भी स्टेट बोर्ड से हुई. देन उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया एनआईटी वारंगल से. वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएशन की. आई ग्रेजुएटेड इन 2018 एंड उसके बाद मैंने डायरेक्टली यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू किया. सो इससे पहले से नहीं था, बट इन फाइनल ईयर आई डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज करना है एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन. सो गुड आफ्टरनून. बहुत लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं and good afternoon to you all. Hope you had lunch and have almost an hour I guess अपन लेंगे पूरा. So उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद 2018 में मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया. पहले एक साल पूरा डेडिकेटेडली तैयारी के लिए दिया था. देन 2019 का जो प्रीलिम्स था वो मैंने दिया था. देन बट उस प्रीलिम्स में नहीं हुआ था. मेरा कट ऑफ ऑलमोस्ट 1 या 1.5 मार्क्स से रहा था एंड सीसैट वाज गुड. उसके बाद 2020 का जो प्रीलिम्स था उसमें वो डिले हुआ था कोविड की वजह से. सो जो प्रीलिम्स था वो जो मई जून की जगह अक्टूबर में हुआ था. तो वो प्रीलिम मेरा फर्स्ट क्वालिफाइड प्रीलिम्स था एंड वो मैंने अच्छे से क्लियर किया था. सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रीलिम्स एंड उसके बाद जो मेंस आया वो जनवरी में हुआ था. आई क्लियर्ड दैट मेंस. देन इंटरव्यू एंड इन इंटरव्यू इन फाइनल रिजल्ट्स मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं आया था. आई मिस द कट ऑफ बाय 9 मार्क्स. उसके बाद बैक टू बैक प्री था 15 दिन में एंड वो प्री भी क्लियर किया. देन मेंस क्लियर किया. देन यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे. उसके बाद फाइनल रिजल्ट में फिर से नाम नहीं था. तो उस टाइम ऑलमोस्ट 29 मार्क्स से मेरा कट ऑफ रहा था फाइनल वन. सो उसके बाद 30 मई को रिजल्ट आया था शायद एंड 5th ऑफ जून को प्रीलिम्स का एग्जाम था. सो आई गेस 5-6 दिन थे एंड वो प्री भी क्लियर कर पाया मैं एंड उसके बाद मेंस एंड फिर इंटरव्यू एंड अभी रिसेंट रिजल्ट में फिर ऑल इंडिया रैंक 624. सो दिस वाज माय जर्नी. मैंने तैयारी दिल्ली से ही की थी. मैं 2018 के बाद जब फर्स्ट टाइम आया था तो दिल्ली में ही था. देन कोविड में बीच में 1 डेढ़ साल मैं घर पे था एंड फिर बैक टू दिल्ली फॉर टेस्ट सीरीज एंड बाकी चीज़ें. सो ये था पूरा जर्नी, एक स्नैपशॉट एंड यस, यस, यस अपन बुक लिस्ट लेंगे, सोर्सेस लेंगे, नो इश्यूज़. एक डिटेल्ड पहले अपन पूरा स्ट्रैटेजी सुन लेते हैं. आई हैव सम क्वेश्चंस रेडी व्हिच मतलब जो भी एस्पिरेंट्स के नॉर्मल सवाल रहते हैं, तो पहले मैं वो आंसर करूँगा एंड उसके बाद भी अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ एड्रेस हो जाएँगे. अगर उसके बाद भी कुछ सवाल बचते हैं, तो अपन पूरा टाइम देके उसे सॉल्व करेंगे या फिर मैं आंसर कर दूँगा. डोंट वरी. तो फर्स्टली ये थी जर्नी. देन उसके बाद आता है स्ट्रैटेजीज़. तो स्ट्रैटेजीज़ एंड बुक लिस्ट. सो बुक लिस्ट में वी कैन डिवाइड अपना पूरा जो सिलेबस है जीएस 1 2 3 4. तो जीएस 1 के लिए जो सोसाइटी का था, तो सोसाइटी के लिए मैंने दो मेन सोर्सेस रेफर किए थे. फर्स्टली वाजीराम का एक सोसाइटी का बुकलेट था एंड सेकंड इज विजन आईएएस का एक सोसाइटी का बुकलेट है. सो दो चीजें कंबाइन करके मेरे खुद के नोट्स बनाए थे, माइक्रो नोट्स एंड उसके बाद कुछ वीडियोस भी देखे थे सोसाइटी की यूट्यूब पे, रैंडम वीडियोस. बट कुछ-कुछ कंटेंट मिलता गया एंड सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करते गए. ऑल्सो टेस्ट सीरीज से भी जो क्वेश्चन थे सोसाइटी के, उनके भी एडिशन उस नोट्स में थे. सेकंड आता है हिस्ट्री हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. तो हिस्ट्री के लिए अपन एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न में डिवाइड कर सकते हैं. सो एंशिएंट के लिए बुक्स थे अपने एनसीईआरटीज़, ओल्ड एनसीईआरटीज़ आर.एस. शर्मा. उसके मैंने 2 रीडिंग किए थे बट मुझे वो काफ़ी बल्की लग रही थी एंड एक क्लैरिटी आ गई थी कि अच्छा चलो एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री ऐसी है. तो उसके बाद मैंने वाजीराम का येलो बुक रेफर किया था, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे शॉर्ट में दी थी. एंड सेकंड मेडिवल के लिए ही वाजीराम का ही मेडिवल
का येलो बुक रेफर किया था। उसके आगे एक सतीश चंद्रा की बुक थी एंड न्यू एनसीईआरटीज़ थी जो थीम्स ओरिएंटेड है, मतलब उनका नाम ही थीम्स है। तो उससे भी एक शॉर्ट नोट्स बना दिए थे 2 रीडिंग के बाद। तो बस वही रेफर किए थे। एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज़ अ गुड बुक। तो स्पेक्ट्रम ही रेफर की थी बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। देन आता है ज्योग्राफी। फॉर ज्योग्राफी जो क्लास नोट्स थे वाजीराम के वो किए थे एंड उसके आगे एनसीईआरटीज़ जो है 11th एंड 12th की, वो रेफर की थी, वो अच्छी थी। एंड मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के, तो उन टॉपिक्स पे अच्छे से नोट्स बना के रखे थे। तो इसलिए ज्योग्राफी वाज़ प्रीटी मच कवर्ड। उसके बाद आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ज़्यादा कुछ रेफ़र किया नहीं था। एक यूट्यूब वीडियोज़ या यूट्यूब शॉर्ट्स जो थे उनके तरीके से थोड़ा-सा वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो गया था एंड टेस्ट सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस रहते थे, वर्ल्ड हिस्ट्री के एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से कर लिया था। उसके बाद आता है अपना जीएस2। सो पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नेंस पार्ट। सो पॉलिटी के लिए बिकॉज़ मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, सो पॉलिटी के लिए इतना कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। बट बुक लिस्ट जो थी, एक कोर बुक लिस्ट वो थी लक्ष्मीकांत। अगर लक्ष्मीकांत आपको टफ लगती है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नाम की एक एनसीईआरटी है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। And then you can jump to Lakshmikant. So Lakshmikant is a good book for prelims. For mains, it needs a secondary source जो था नॉर्मली उस टाइम का जो भी पॉलिटी का करंट अफेयर का सोर्स है, जैसे विजन 365 या फिर अदर कोचिंग्स की भी मंथलीज आते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो भी रेफर कर सकते हैं। इसके आगे एक और यूट्यूब सीरीज है अ, अतीश माथुर सर की मैग्ना कार्टा नाम से, व्हिच इज़ डेडिकेटेडली मेंस ओरिएंटेड, जो मेरे 2021 मेंस के टाइम पे रिलीज़ हुई थी। तो वो सीरीज़ मैंने डेडिकेटेडली रेफर की, उसके नोट्स बनाए एंड आई यूज्ड दोज़ नोट्स, मतलब हर मेंस में फिर वही नोट्स यूज़ किए। उसके आगे था कि इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क रेडी था बाय द करंट अफेयर्स एंड विजन का एक आईआर का डॉक्यूमेंट है उसके नोट से। बट आईआर के अगर अपन क्वेश्चंस देखें इन प्रीलिम्स एंड इन बोथ मेंस, दे आर मोस्टली फ्रॉम करंट ओरिएंटेशन। मतलब उन 3-4 महीनों में या फिर उस पिछले 1 साल में जो हुआ है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वो रेफर किया था। I'm reading comments like prepare for next attempts or starting from zero। हाँ, अपन अच्छे से करते हैं। एक बार मैं बुक लिस्ट बता देता हूँ एंड अपनी स्ट्रैटेजीज़ बता देता हूँ हर टॉपिक के लिए। फिर उसके बाद वी कैन टेक पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस, नो इश्यूज़। सो जीएस2 के लिए ये था एंड गवर्नेंस के लिए मोस्टली पबैड होने के कारण गवर्नेंस के लिए एसएचजीज़, आरटीआई, सिटीजन चार्टर या फिर हेल्थ, एजुकेशन स्कीम्स एंड वल्नरेबल सेक्शंस, तो इन पे ज़्यादा ओवरलैप था पबैड का भी, डेवलपमेंट डायनामिक्स उधर भी है। तो ज़्यादा कुछ अलग से नहीं किया था, बट गवर्नेंस के लिए जो भी एक स्कीम्स है जो भी करंट अफेयर है, मतलब करंट अफेयर मंथलीज़ में या फिर अपने पीआईबीज़ में या फिर जो भी नई स्कीम्स यूज़ होती है या फिर बजट्स में इंट्रोड्यूस होती है या फिर इकोनॉमिक सर्वे में जो इंट्रोड्यूस होती है, अगर वो भी अच्छे से रेफर कर सकते हैं, उन पे एक बेसिक ब्रॉड आइडिया बना सकते हैं, तो इट कैन सफाइस, गवर्नेंस के लिए उतना काफ़ी है। देन थर्ड पार्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइंस एंड टेक। तो जीएस3 बड़ा टॉपिक है। तो इकोनॉमी के लिए मैंने रेफर किए थे विभाष झा सर के क्लास नोट्स एंड सेकेंडली जब मैंने सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट्स में रेफर किया था, तब मैंने श्रीराम का एक इकोनॉमी, श्रीराम आईएएस का एक इकोनॉमी बुक है, वो रेफर किया था। उसके बाद इकोनॉमी के भी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक बेसिक। सो एंड हाँ, एडिशन टू इट माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th की एक एनसीईआरटी है, उससे तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो इन एडिशन टू दिस, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो है वो करंट ओरिएंटेड रहते हैं एंड कंसेप्चुअल रहते हैं। तो एक बार एक कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर हो जाए, तो मंथलीज या फिर अपने जो न्यूज़पेपर है उनमें भी जो इकोनॉमिक्स के हैपनिंग्स हो रहे हैं, वो अपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के लिए एक ऐसा कोई कंसाइज़ सोर्स नहीं है एंड एग्रीकल्चर के लिए
मैंने यूज़ किया था फिर फोरम का एक एग्रीकल्चर का बुक है, वो यूज़ किया था एंड एग्रीकल्चर के जो एक सिलेबस के माइक्रो नोट्स हैं सिलेबस पॉइंट्स के हिसाब से, तो वो रेफर किए थे गूगल करके प्रॉपर। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए शंकर आईएएस की बुक यूज़ की थी, बट उसको भी काफ़ी सिलेक्टिवली पढ़ना है क्योंकि वो काफ़ी डेटा इंटेंसिव है एंड उसमें भी जो करंट ओरिएंटेशन है एनवायरनमेंट का जो समिट्स हो रही है या फिर कोई अनाउंसमेंट हो रही है, कोई स्कीम्स हो रही है, तो उनको अपन जॉइन कर सकते हैं उनको अपन रेफर कर सकते हैं, उसके एक छोटे नोट्स बना सकते हैं। जो स्पीशीज़ न्यूज़ में है, जो नेशनल पार्क्स या फिर लोकेशंस न्यूज़ में है, रिवर्स न्यूज़ में है, तो एनवायरनमेंट के लिए वो एक काफ़ी क्रूशियल फैक्टर है, करंट अफेयर्स। देन थर्ड आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए विज़न का एक डॉक्यूमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। आई थिंक उसको ही मैंने ब्रॉडली कवर किया था, प्लस एक रिपीटेड थीम्स होती है जिसपे यूपीएससी सवाल पूछती है मेंस में, व्हिच इज़ साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड एलडब्ल्यूई एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। तो इन 3 टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस किया था। देन आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एक विज़न का डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट्स है एक्चुअली विज़न के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। एक है बेसिक पार्ट थियरी ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की थीम्स एंड अदर प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस है। एंड सेकंड इज़ स्पेशलाइज्ड डिज़ास्टर ओरिएंटेड नोट्स कि अर्थक्वेक आया तो क्यों आया एंड उस पे क्या कर सकते हैं, तो डिज़ा एंड उसका मैप कि वल्नरेबल एरियाज़ कौन से हैं। तो स्पेशल डिज़ास्टर ओरिएंटेड एक नोट्स है, तो दोनों प्रिपेयर करने हैं उस विज़न के डॉक्यूमेंट से। आई थिंक इट इज़ मोस्टली कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंट डायमेंशंस है बिकॉज़ मेरा साइंस बैकग्राउंड है एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी स्पेशलाइज़्ड ओरिएंटेशन नहीं लगा। ओनली फॉर बायोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी नोट्स रेफर किए थे, क्लास नोट्स ही वाजीराम के जो थे। एंड फॉर मेंस जो भी करंट में चल रहा है जैसे एआई या वो आईआर 4.0, तो उनको रेफर किया था। उसके बाद आता है एथिक्स। एक्चुअली एथिक्स के लिए मैंने काफ़ी सोर्स रेफर किए स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्सिकॉन, एंड डीके बालाजी एंड सुब्बा राव सर की भी एक बुक है, वो भी रेफर की थी बट एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने हर एक बुक से छोटे-छोटे नोट्स बनाए थे सिलेबस के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। बट ओवरऑल अगर देखें तो मुझे फोरम की एक रेड बुक है एथिक्स के लिए, वो ज़्यादा बेटर लगी थी क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड हैं। ऑल्सो केस स्टडीज के लिए लुकमान आयस का एक केस स्टडीज का एक बुक है बुकलेट, तो वो रेफर किया था एंड टॉपर कॉपीज से ज्यादा आइडिया लगता है कि क्या रिक्वायर्ड है एक केस स्टडी में एंड कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो टोटल सिलेबस के लिए ये बुक लिस्ट थी एंड अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जोन में कि दैट इज कि स्ट्रेटेजीज कैसी होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जाम। फॉर एग्जांपल यस यस सारे क्वेश्चंस देखेंगे अपन। एक मिनट। 10th एंड 12th के परसेंटेज आई थिंक डज़न्ट मैटर मच। ओके, गुड। तो स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर सकते हैं 3 फेज़ में, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज। सो पहले प्रिपरेशन करने से पहले क्या करना चाहिए, उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि तुम्हें यूपीएससी क्यों करना है। आई थिंक वो एक गोल माइंड में हमेशा फिक्स होना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू डू यूपीएससी? तुम्हें सिविल सर्वेंट क्यों बनना है? मेरा गोल मुझे पता था एंड दैट्स व्हाई आई कुड सर्वाइव रिपीटेड फेलियर्स एंड होल्ड बैक फॉर 5 इयर्स। तो वो एक ज़रूरी है। देन जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक चीज़ होती है कि उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, प्लस उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है एंड थिर्डली कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस प्लस उस एग्ज़ाम का जो अप्रोच है एंड विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो दोनों रखने हैं। तो सिलेबस अगर एक बार अच्छे से देखें सिलेबस एक बार अच्छे से देखें, तो सिलेबस में काफ़ी बेसिक चीज़ें दी हैं कि पॉलिटी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस,
ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर, सॉरी आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में भूल गया था मैं। आर्ट्स एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया वाज़ द बुक जो रेफर की थी, एंड 11th का एक फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स की एक एनसीईआरटी है, वो रेफर की थी। प्लस जो भी डांसेस, पेंटिंग्स एंड डांसेस, पेंटिंग्स एंड पपेट्री, इनके सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे थे ताकि वो अच्छे से याद रहे, कि हमने क्या देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुचिपुड़ी का अगर हम वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। सो ये एक भूल गया था मैं। एंड कमिंग बैक, तो सिलेबस अच्छे से देखना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं। सिलेबस से आइडिया लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे कम अटेंशन देना चाहिए, या फिर किस चीज़ को हमें कवर करना है, वो चीज़ें याद रहती है। एंड सेकंड होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से पता चलता है कि किस चीज़ की डिमांड है एग्ज़ाम में, कौन-सा स्किल तुम्हें चाहिए, एंड एक एग्ज़ाम का डिमांड पता चलता है कि यूपीएससी क्या चाहती है तुमसे। सो फॉर इंस्टेंस प्रीलिम्स में यूपीएससी वांट्स यू टू बी डिसाइसिव अंडर प्रेशर सिचुएशंस। इन मेंस में यूपीएससी वांट्स यू टू हैव ब्रॉडर नॉलेज एंड डेप्थ इन योर नॉलेज, आल्सो कैपेसिटी टू राइट, योर इलैबोरेशन स्किल्स, जो एसए में चेक होते हैं, एंड जीएस 4 में चेक होता है कि हाउ विल यू डील विद द रियल लाइफ सिचुएशंस एंड योर एथिकल बैकग्राउंड। ऑप्शनल्स में चेक होता है कि हाउ यू हैव डेप्थ इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एंड इंटरव्यू में चेक होता है कि आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, एंड इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, इफ योर एनालिटिकल एबिलिटीज एंड अदर अदर वैल्यूज व्हिच सिविल स्टूडेंट रिक्वायर्स, कि वो अच्छी है या नहीं। तो ये चेक होता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। देन उसके बाद आता है एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करें। तो तैयारी के लिए आई थिंक एक सिलेबस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्टैटिक, जो कभी चेंज नहीं होता है मोस्टली, दैट इज़ आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट का एक बेसिक एंड इकोनॉमी का एक कंसेप्चुअल पार्ट। सो ये चीज़ें हैं जो कभी चेंज नहीं होती है। एंड एक होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर में पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर्स है, या फिर एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ मोस्टली करंट अफेयर ओरिएंटेड। तो 2 चीज़ें हैं, तो स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, 2 टाइप से 2 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं सिलेबस को। तो स्टार्ट हमेशा करना चाहिए स्टैटिक से, क्योंकि स्टैटिक से एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है किसी भी सब्जेक्ट में, एंड फिर उसको हम करंट अफेयर्स में रिलेट कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए बेसिक बुक्स जो थी, जैसे एनसीईआरटीज़ 7th, 8th एंड 10th, अगर आपको मेन बुक डिफिकल्ट जा रही है, फॉर इंस्टेंस पॉलिटी के जो लक्ष्मीकांत है, वो आपको डिफिकल्ट लग रही है, देन यू कैन गो बैक टू एनसीईआरटी एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर आपको इकोनॉमी के लिए सपोज श्रीराम आईएएस की बुक डिफिकल्ट लग रही है, तो यू कैन स्टार्ट विद एनसीईआरटी एंड देन प्रिपेयर। सिमिलर वे में सारे सब्जेक्ट्स जो है स्टैटिक वाले, पहले वो कवर करने हैं, एंड देन यू कैन रिलेट इट विद द करंट अफेयर्स जो ऑनगोइंग है। तो हर एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए स्ट्रैटेजी होती है कि एक सिलेबस देख लो, पूरा इंडेक्स में लिखा होता है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो कि कौन से एरिया पे यूपीएससी फोकस करती है, कौन से एरिया में आपकी एक्सपर्टीज डिमांडेड है, एंड कौन से एरियाज में आपको ज्यादा वर्क या ज्यादा डेप्थ चाहिए। सो पॉलिटी के लिए अगर आपने इंडेक्स देखा, तो वी विल सी मल्टीपल टॉपिक्स। तो हर एक टॉपिक को एटलीस्ट 2 बार पढ़ो, एंड देन इन थर्ड रीडिंग यू अंडरलाइन इट। तो तीसरी बार जब अंडरलाइन करेंगे तो एक आइडिया लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, या फिर ये बस एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है, या फिर इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देन इन फोर्थ और फिफ्थ रीडिंग यू मेक नोट्स ऑफ दैट। एक छोटा सा माइक्रो नोट्स बना लो, क्योंकि हर बार एक बुक पढ़ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली इन द फाइनल डेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसीलिए माइक्रो नोट्स ज्यादा हेल्प करते हैं। माइक्रो नोट्स में भी एक मेंस ओरिएंटेशन से नोट्स बनाना, क्योंकि मेंस ओरिएंटेशन में हमें एनालिटिकल लगता है कि व्हाट इज प्रोज, व्हाट इज कॉन्स, व्हाट कैन बी डन। तो इस ओरिएंटेशन से नोट्स चाहिए फॉर मेंस। एंड फॉर प्रीलिम्स मोस्टली स्टैटिक, मोस्टली फैक्चुअल, एंड मोस्टली ऑप्शंस एलिमिनेशन आने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो सिमिलर वे में हर टॉपिक कवर करना है। पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी से स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी की तरफ है, तो आप ज्योग्राफी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये अगर 5 जो टॉपिक्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स, अगर ये एक बार कवर हो गए, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है आगे के कांसेप्ट समझना। इन प्रीलिम्स आल्सो इट हेल्प्स, इन मेंस में भी आपका स्कोर इससे अच्छा रहेगा।
तो ये होती है स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से हमेशा कि किसी यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके आगे है कि फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू कैसे एक डेडिकेटेड अप्रोच रखना है। फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स की डिमांड है कि आपको 4 ऑप्शन सामने हैं एंड 4 में से आपको सही चूज़ करना है। सबसे ईज़ी थिंग प्रीलिम्स में वही है। बट प्रीलिम्स इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज़ द मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट रिगरस स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन बाय मेनी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट साढ़े 7 से 8 लाख बच्चे प्रीलिम्स देते हैं एंड उनमें से सिर्फ 12,000 13,000 विल बी सिलेक्टेड टू राइट मेंस। तो इसमें एलिमिनेशन का डर काफ़ी रहता है। ऑल्सो एमसीक्यूज़ में राइट मार्क करना एंड उसमें से सही जवाब ढूँढना इज़ डिफिकल्ट स्किल। तो उसको एक्वायर कैसे करना है इसके बारे में अपन जानेंगे। सो प्रीलिम्स में अगर प्रीलिम्स में एक बार आपका कांसेप्चुअल पार्ट एंड करंट अफेयर्स कवर हो चुका है एक 2-3 रीडिंग के बाद, तो प्रीलिम्स में ओरिएंटेशन ये रहना चाहिए कि सॉल्विंग मैक्सिमम एमसीक्यूज़, सॉल्विंग मैक्सिमम टेस्ट पेपर्स। ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट ओके, माय ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपन एंड में देखते हैं, क्योंकि for me, public administration was not so scoring in my all the attempts. I scored around 240s in all the attempts. So मुझे personally वो काफी difficult था, and I think I'm not the good person to guide you about public administration. But still देखते हैं। वो एंड में रखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। सो फॉर प्रीलिम्स एक मेन होता है कि सॉल्विंग मैक्सिमम एमसीक्यूज प्लस एमसीक्यूज में किसी भी अगर एमसीक्यूज में अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये देखना चाहिए कि हम वही अटेम्प्ट कर रहे हैं जो हमें आता है या हम एक जजमेंट से अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पता है, स्टैटिक है, फैक्चुअल है, तो वो एमसीक्यू आपका ऑलमोस्ट हमेशा ही सही रहेगा। बट अगर एक फैक्चुअल या फिर एक जजमेंटल क्वेश्चन है कि आपको एक एनालिसिस करके उसका आंसर निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में गलतियाँ होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। जिस तरीके से प्रीलिम्स का पेपर भी सेट हो रहा है पिछले 10 साल से एंड इन रिसेंट 4 सालों में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी बढ़ चुकी है। तो इसीलिए प्रीलिम्स में एक डेडिकेटेड अप्रोच होना काफ़ी ज़रूरी है। देन सॉल्विंग मैक्सिमम एमसीक्यूज़, एंड जब भी कोई एमसीक्यू गलत होता है या फिर हम कोई भी एमसीक्यू छोड़ते हैं या फिर उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन के टाइम ये देखना चाहिए कि हमारा एमसीक्यू क्यों गलत हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें आंसर पता होता है या फिर हमारा एनालिसिस भी सही होता है, बट एमसीक्यू गलत हो जाता है। उसके रीज़न्स ये है कि हम मोस्टली क्वेश्चंस प्रेशर सिचुएशंस में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, या फिर अगर क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ा तो ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शंस में भी काफ़ी ट्रिकी ऑप्शंस सेट करती है यूपीएससी। तो ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शंस को उतनी अटेंशन से पढ़ना, उतनी अटेंशन से समझना फॉर कंटीन्यूअस 100 क्वेश्चंस, आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट है। थर्ड ये होता है कि हमें कुछ चीज़ें याद होती है बट धुंधली-धुंधली याद होती है। एग्ज़ैक्ट याद नहीं आता है कि एग्ज़ैक्ट प्लासी का बैटल कब हुआ था क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस में इट शोज़ कि आपकी रिवीजन कम है, तो वो करना चाहिए। या फिर कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो आपको पता ही नहीं है, आपने पहली बार देखा है क्वेश्चन पेपर में बट स्टिल आपने अटेम्प्ट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आई थिंक वो जजमेंट कॉल होता है कि अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। बट अगर आपका एनालिसिस सही है, आप एलिमिनेट कर पाए हैं 2-3 ऑप्शंस एक लॉजिकल रीज़निंग से, तो अटेम्प्ट करना इज़ अ गुड थिंग। उसके आगे है टेस्ट देना प्रीलिम्स की। सो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ में 2 चीज़ें अगर टेस्ट सीरीज़ लगानी है, तो टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है कि एक आइडिया लगता है कॉम्पिटिशन का एंड एक कंपैरिज़न मिलती है बाकी कैंडिडेट से। सेकंड, कोचिंग क्लासेस जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है क्वेश्चन पेपर सेट करने में, ट्रेंड एनालिसिस करने में, जो खुद से करना काफ़ी कभी-कभी बार डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर मी टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स मैंने कभी स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में लगाई थी, बट उसके बाद जब भी मेरा प्री जब से क्लियर हुआ पहली बार, तब से मैंने प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज कभी नहीं लगाए, क्योंकि प्रीलिम्स के टेस्ट में ये ये फायदा होता है कि आप खुद का एनालिसिस या फिर खुद का जो चेकिंग है वो खुद कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट मार्क ए बी सी डी एंड उसका एक्सप्लेनेशन देखना है।
एंड कमियाँ आपको हर एक क्वेश्चंस में खुद को ही एनालाइज़ करनी है। जो एक ओवरऑल स्कोर जो होता है 200 में से वो एक रियल एनालिसिस नहीं देता आपके अटेम्प्ट्स का। तो उसको क्वेश्चन वाइज़ डिकोड करना चाहिए। सो उसके बाद है मेंस, तो मेंस में 5 टॉपिक्स है, जीएस 1, 2, 3, 4 एंड एसए प्लस ऑप्शनल, ऑप्शनल को एंड में रखते हैं कि तो जीएस 1 के लिए फॉर होल ऑफ द मेंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग को काफ़ी फ़ोकस करना है। आंसर राइटिंग को काफ़ी फ़ोकस इसीलिए करना है क्योंकि हमें सारे ही पेपर्स में आंसर राइटिंग ही करनी है। आंसर राइटिंग से क्या चेक होता है, जो मैंने पहले बताया कि इलैबोरेशन, डेप्थ, एनालिसिस एंड वो भी इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम से कम 7-8 मिनट मिलते हैं 10 मिनट 10 मार्कर के लिए एंड 10 टू 11 मिनट्स फॉर 15 मार्कर। तो इतने पीरियड में आपको सोच के, समझ के एक कंसाइज़ आंसर लिखना है। सो इसीलिए आपको एक डेप्थ होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग में, एनालिसिस होना चाहिए एंड उसके साथ-साथ इलैबोरेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होने चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आती है मल्टीपल रिविजन से प्लस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से। फॉर मी मैंने प्रैक्टिस की थी जब कोविड था तब आईआईएस दिल्ली इंस्टीट्यूट से एंड इन माय फर्स्ट मेंस डिजिकेट आईएएस से मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज जो की थी मेंस के लिए, वो पहले अटेम्प्ट में मैंने विजन आईएएस से की थी बट इन सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज जॉइन की थी। देन एक होता है कि आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम की स्टार्टिंग में कुछ लिखना इज़ काफ़ी डिफिकल्ट। प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन वही हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बस चूज़ करना है बट मेंस में सिर्फ क्वेश्चन दिया है, एक ब्लैंक शीट है एंड आपको आंसर खुद से रिप्रोड्यूस करना है। तो इसीलिए मेंस में जो अप्रोच है वो चेंज होनी चाहिए। थोड़ी-सी चेंज, ज़्यादा नहीं, ओवरलैप ज़रूर है, बट इसमें आपका जो फ़ोकस है वो राइटिंग से होना चाहिए। इसके लिए माइक्रो नोट्स जो बनाने हैं अ, वो एक एज़ अ टॉपिक अच्छे से बने होने चाहिए एंड उसके साथ-साथ उसमें कुछ वैल्यू एडिशन जैसे एग्ज़ाम्पल्स, कोट्स या फिर डायग्राम्स ये भी होने चाहिए जो मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देन आता है पार्ट पेपर कंप्लीशन का। तो पेपर कंप्लीट करने के लिए एक ही है कि मल्टीपल आंसर राइटिंग से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने टाइप्स में लिखना है, कितने टाइप्स में आपको पेपर एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जैसे 10 मार्कर के लिए 7 से 8 मिनट कहा मैंने एंड 15 मार्कर के लिए 10 टू 11 मिनट्स। आई थिंक वो एक आइडिया लगना, वो एक जजमेंट लगना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, तो दूसरे ही क्वेश्चन में कवर करना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर हाँ एंड मैं तो सच में मानता हूँ कि मेरी मैंने जब भी मेंस अटेम्प्ट किया है आई हैव रीच्ड टू द इंटरव्यू स्टेज बाय क्वालिफाइंग मेंस। तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि आई कुड कंप्लीट द ऑल द पेपर्स इन इन ऑल द अटेम्प्ट्स। तो इसी वजह से जो स्कोर था वो हमेशा एक अबव एवरेज एंड एक कट ऑफ को पार करके ही आता था जब भी मेंस का आता था एंड आई कुड अपीयर इन इंटरव्यूज। सो मेंस में ये 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस उसमें भी एक थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस जैसे केस स्टडीज उनके लिए अप्रोच अलग लगती है। तो इसके लिए टॉपर कॉपीज वो कैसे लिखते थे, वो उनका प्रेजेंटेशन कैसे था, वो कौन से पॉइंट्स मेंशन करते थे, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, उनका इंट्रोडक्शन कैसा था, वो कंक्लूड कैसे करते थे, ये सारे आंसर्स एंड केस स्टडीज के लिए स्पेशली देखना है। फॉर एसे फॉर एसे मेरी इंग्लिश और इलैबोरेशन पहले से ही अच्छा था बट स्टिल एसे में मेरे मार्क्स अच्छे ही रहे इसी वजह से। मेरे ऐसे में फर्स्ट मेंस में 138 मार्क्स थे, सेकंड में वो 117 हुए, बट इन थर्ड मेंस एथिक्स में मेरे मार्क्स 125 हुए। तो ऐसे के लिए एक अप्रोच काफ़ी ज़रूरी है कि ऐसे में लिखना इज़ नॉट ओनली आंसरिंग द क्वेश्चंस, ऐसे लिखना इज़ a different skill from writing answers। तो इस देयर आर ओवरलैप्स बट स्टिल ऐसे के लिए डिमांड थोड़ी अलग है। ऐसे के लिए डिमांड है आपके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की। आपकी डेप्थ शायद वो इतना नहीं चेक करता है जितना आपका मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, उसको एक अच्छे से इलैबोरेट करना, उसको अच्छे से एक कंक्लूजन देना, सारे डायमेंशंस देखना, सारे उसके काउंटर्स देखना, एंटीथेसिस देखना। आई थिंक ऐसे एंड एक लॉजिकल फ्लो बनाना ऐसे में, जिसे हम कोहेरेंस कहते हैं। तो
वो काफ़ी ज़रूरी है एक एसे में। एसे में सिर्फ़ एसे के टॉपिक को क्वेश्चन्स में डिवाइड करना एंड उनके आंसर्स लिख के आना इज़ नॉट एसे। उसमें एक फ्लो होना चाहिए, उसमें एक आइडियाज़ जो होते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होने चाहिए एंड वो एक क्रूशियल फैक्टर था मेरे एसे में अच्छे स्कोर्स का। ऑल्सो इन एडिशन टू दिस एसे में जो अपन लास्ट फ्यू इयर्स देख रहे हैं कि फिलोसॉफिकल एसेज काफ़ी ट्रेंडिंग है एंड फिलोसॉफिकल एसेज में काफ़ी एक स्कोप मिलता है उसको एक्सप्लेन करने का, उसको अलग डायमेंशंस में देखने का। तो फिलोसॉफिकल एसेज को थोड़ी-सी एक अंडरस्टैंडिंग में एथिक्स के अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डेप्थ चाहिए। प्लस किसी भी कोट को किसी भी अ किसी भी कोट को या फिर किसी भी सेइंग को अलग डायमेंशन से सपोज़ सिक्योरिटी की डायमेंशन, इंटरनेशनल रिलेशंस की डायमेंशन से देखना, वो एक ज़रूरी हो जाता है। तो फॉर एसेज, रेफरिंग टॉपर कॉपीज़ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। रेफरिंग टॉपर कॉपीज़ अब उसमें ये मत देखो कि टॉपर कौन है वो मैं आपको बाद में बता ही दूँगा कमेंट्स में। बट स्टिल ये देखो कि एसे का टॉपिक क्या था, उन्होंने उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया, उसमें उन्होंने कैसे आइडियाज़ निकाले, उसको कैसे कनेक्ट किया एंड उसको एक फाइनल कंक्लूजन पे कैसे लेके आए। तो ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एसे में। उसके बाद आता है इंटरव्यू स्टेज। सो इंटरव्यू स्टेज में अराउंड 2500 बच्चे होते हैं ऑल इंडिया से एंड यहाँ पे थोड़ी जो प्रिपरेशन की डिमांड है, वो चेंज हो जाती है क्योंकि नॉर्मली हम मंथलीज़ पढ़ते हैं, जो ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद रिलीज़ होते हैं, बट इन यूपीएससी इंटरव्यूज़ यू नीड टू बी अपडेटेड फॉर फॉर डेली करंट अफेयर्स। ऑल्सो इसमें सिलेबस जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है प्लस ऑप्शन का सिलेबस है, बट इन एडिशन टू दैट आपका ग्रेजुएशन, आपका होम टाउन, आपका होम स्टेट, आपने और कुछ लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हो, लीडरशिप की हो, कोई स्पोर्ट्स में आपने अचीवमेंट की हो, तो उसका भी सिलेबस ऐड हो जाता है। ऑल्सो पर्सनैलिटी टेस्ट में इम्पोर्टेंट होता है कि आप काम कंपोज़ रहने चाहिए, आपका एलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स डिसेंट होने चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ आपके जो वैल्यूज़ है, वो एक्सप्रेस होने चाहिए। सो इन वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना उसके लिए वैल्यूज़ को इंटरनलाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। एक बार वैल्यूज़ इंटरनलाइज़ अपने प्रिपरेशन में हो ही जाती है, बट उसके आगे उनको अ, एक्सप्रेस करना एंड एट द मोमेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, वो इम्पोर्टेंट जाता है। सो प्रिपरेशन ये होती है कि आपने जो भी आपका एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आप फिल अप करते हैं आपके ऑप्शनल्स एंड आपका होम टाउन, स्टेट, आपके आपका कॉलेज बैकग्राउंड, आपका कॉलेज एंड आपकी हॉबीज़। तो इन पे काफ़ी डेप्थ में आपको पता होना चाहिए एंड इंटरव्यू स्टेज में जितना भी डाइवर्स हो आपका प्रिपरेशन उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये थी स्ट्रैटेजीज़ तीनों स्टेजेस की। उसके बाद आपके अगर कोई क्वेश्चन्स हो तो अपन ले सकते हैं। क्वेश्चन है कि यूपीएससी में पीवाईक्यूज़ तो पीवाईक्यूज़ कितने इम्पोर्टेंट हैं एंड कैसे एनालाइज़ करें? आई थिंक आई थिंक मैंने ये बता दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी की डिमांड बताते हैं, प्लस आपको किस डायरेक्शन में सोचना है, यूपीएससी को कौन-सी वैल्यूज़ चाहिए, यूपीएससी को कौन-से स्किल्स चाहिए आपने आपने ये दिखाता है पीवाईक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ जिस टॉपिक पे पूछते हैं या फिर जिस टॉपिक पे रिपीटेड पीवाईक्यूज़ पूछे जा रहे हैं, तो इनमें से ये आइडिया लगता है कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में सोच रही है। यूपीएससी को कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा डेप्थ डिमांडेड है, ये दिखता है। अच्छा सीसैट अच्छा सीसैट के लिए प्रीलिम्स में जो सीसैट है पिछले 3-4 साल से काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट फॉर मी अ, इंजीनियर होने के कारण या फिर बचपन से ही मेरा सीसैट में बैकग्राउंड रहा है इन एनटीएससी एंड स्कॉलरशिप्स, तो मुझे सीसैट के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ी। इंग्लिश भी डिसेंट ही थी, तो मैंने कभी सीसैट पे ऐसे डेडिकेटेड तैयारी नहीं की है। सिर्फ़ सीसैट के 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। बट
फॉर सीसैट आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड, बट सीसैट में फोकस करना चाहिए जो आपका स्ट्रेंथ है। जैसे मेरा स्ट्रेंथ मैथ्स था, तो मैंने मैथ्स को पहले प्रायोरिटी रखा था एंड देन कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे ही किसी का स्ट्रेंथ अगर कॉम्प्रिहेंशन हो या फिर कॉम्प्रिहेंशन हो तो उस पे फोकस करना चाहिए। एंड सीसैट में टाइम का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि टाइम अ, काफ़ी कंज़्यूम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में सीसैट में। तो बस ये सीसैट के बारे में रहेगा। अच्छा, यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है? टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आपको एक आइडिया देती है कॉम्पिटिशन का प्लस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है आपको। प्रीलिम्स के लिए आई डोंट थिंक टेस्ट सीरीज़ इज़ मच नीडेड। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर या बाकी कोचिंग्स के, तो भी चल जाएगा। एंड खुद का एनालिसिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रीलिम्स में। आपकी एलिमिनेशन स्किल्स, आपके आपकी एलिमिनेशन स्किल्स एंड आपकी कौन से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एंड कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, इसका जजमेंट लाना वो एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, ये मैं मानता हूँ। फॉर मेंस टेस्ट सीरीज इज रिक्वायर्ड क्योंकि आप जो आंसर लिख रहे हैं, उसको एक थर्ड पर्सन व्यू चाहिए। तो उसके लिए मेंस के लिए टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है। प्लस वो एक आपको एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट देती है। 3 आवर्स में 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो कैसे एक टाइम मैनेज करना है, कैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको आपकी स्पीड या प्रेजेंटेशन चेंज करना है। आपके इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन जिस फॉर्मेट में अपन आंसर लिखते हैं, उसमें कोई चेंज करना है एज़ पर टाइम। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है। एंड एक थर्ड पर्सन इवैल्यूएशन जो मैंने बताया, उसके साथ-साथ एक पीयर टू पीयर इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है। जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, हमारा एक ग्रुप्स था मेंस के लिए, तो हम एक-दूसरे के आंसर्स देखते थे। हम देखते थे कि हम कौन से पॉइंट्स लिख सकते थे इसके एडिशन में, कौन से पॉइंट्स हमने स्किप किए या फिर कौन-सा अननेसेसरी था, डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर लिखा है या नहीं। तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ के साथ-साथ। अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। आई थिंक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना एक काफ़ी क्रूशियल डिसीजन है यूपीएससी की तैयारी में, क्योंकि अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक आप क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे मेंस के बाद या फिर आपका रैंक जो है आपकी डिज़ायर्ड नहीं मिल पाएगा। फॉर मी मेरा ऑप्शन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने ऑप्शन ये लिया था क्योंकि मुझे मैनेजमेंट में कॉलेज से ही इंटरेस्ट था। प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरलैप भी है जीएस के साथ, जीएस 2 में भी जीएस 4 में भी, प्लस एसए में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हेल्पफुल है। बट पब्लिक एडमिशन में मैंने 3 मेंस दिए बट मेरा स्कोर कभी 240s 250s या 260s में नहीं पहुँचा। मेरे मार्क्स हमेशा 243, 242 ऐसे ही रहे। तो आई थिंक मेरे आंसर राइटिंग में या फिर जो पब्लिक एडमिशन की डिमांड है अ, उसमें मेरी थोड़ी कमी रही है। तो ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए, इसमें मैं आपको बता सकता हूँ अब, कि ऑप्शनल चूज़ करते टाइम ये देखना चाहिए कि इस ऑप्शनल के सोर्सेस अवेलेबल है क्या? इसका गाइडेंस अवेलेबल है क्या? देन इसकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है क्या? इसके मटेरियल्स अवेलेबल है? सेकंड ये देखना चाहिए कि वो ऑप्शनल स्कोरिंग है या नहीं है? इसके साथ-साथ आपका इंटरेस्ट भी एक काफ़ी क्रूशियल फैक्टर है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो बाकी चीज़ें होके भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो तीनों चीज़ें जहाँ मिलेंगी, तो वो ऑप्शन आपने लेना चाहिए। अभी ऑप्शनल आपका एक पर्सनलाइज़्ड डिसीज़न भी हो सकता है, जो आपका ग्रेजुएशन का है, बट उसमें आपको उतनी डेप्थ या फिर यूपीएससी की जो डिमांड है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, वो देखना चाहिए। मीडियम फॉर यूपीएससी मीडियम जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आपको एक्सप्रेस करने में, जैसे मेंस में अगर आप हिंदी अच्छा लिख सकते हैं या मराठी अच्छा लिख सकते हैं या फिर गुजराती अच्छा लिख सकते हैं, आप वो मीडियम ले सकते हैं। बट उसके आपको एक कोर वर्ड्स जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है, जो एक
जो हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, वो लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। उसमें आपको खुद को एक्सप्रेस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए वो इंग्लिश थी क्योंकि ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश था और 11th-12th में भी इंग्लिश में हुआ था। एंड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट आप अलग भी ले सकते हैं। फॉर इंटरव्यू स्टेज ऑल्सो मैंने इंग्लिश ही लिया था क्योंकि इंग्लिश में ही मेरी पढ़ाई हुई थी और सारे जो वर्डिंग्स थे, स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी, वो इंग्लिश थी। बट आप अगर कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश बात करने में, तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, आप आपकी रीजनल लैंग्वेज भी ले सकते हैं। अच्छा, एक काफ़ी क्वेश्चन है कि सिलेबस जो इतना वास्ट है, इसको हम कैसे मैनेज करें, इसको कैसे पढ़ें, इतने सारे बुक्स हैं। तो इनमें एक 2 प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये होनी चाहिए कि चलो मेरा पूरा एक स्टैटिक सिलेबस या फिर करंट अफेयर्स जो साथ-साथ में चलता है, तो इनमें मैं एक डिवीज़न वाला टाइम दूँगा जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है 60-40 दे सकते हैं, 70-30 दे सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए 4-5 मंथ्स का कि इसमें मैं स्टैटिक कवर कर लूँगा। देन उसमें डिवाइड करना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि पॉलिटी को हम इतना टाइम दे सकते हैं या फिर इकोनॉमी को हम इतना टाइम दे सकते हैं। तो रिवर्स प्लानिंग करनी है। फाइनल गोल एक फिक्स करना है और उसके पीछे-पीछे आना है। अगर आपको 2 टॉपिक साथ में करने हैं तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि एक टॉपिक कंटीन्यूअसली पढ़ना काफ़ी बोरिंग हो जाता है एक टाइम बाद। फॉर मी आर्ट्स एंड कल्चर वाज़ दैट सब्जेक्ट। तो उसके साथ-साथ आप 2 टॉपिक्स कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमी के साथ आप ज्योग्राफी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के साथ आप मैपिंग कर सकते हैं। तो एक कोरिलेशन बन जाता है दोनों के साथ-साथ। देन इन टॉपिक्स को एक सब टॉपिक्स में डिवाइड करके आप सपोज़ आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तो आप पार्लियामेंट के टॉपिक को 2 दिन दे सकते हैं पढ़ने के लिए पूरा। उसके साथ-साथ मल्टीपल रिविजन्स में ये टाइम अपने आप कम भी हो जाता है, तो अब मल्टीपल रिविजन करना काफ़ी ईज़ी होता है। तो डिवाइड अकॉर्डिंग टू द फाइनल एंड गोल कि आपको 5-6 महीने में करना है। देन डिवाइड इन द सब्जेक्ट्स कि पॉलिटी हम इतने दिन में करेंगे, इकोनॉमी इतने दिन में करेंगे। अगर पैरेलल करना है तो दोनों को हम इतने 15 दिन देंगे या फिर 20 दिन देंगे या फिर 1 महीना देंगे। अगर हिस्ट्री करना है तो सेम एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या फिर एथिक्स करना है तो उसके लिए भी सपोज़ 20 डेज़ देने हैं, 30 डेज़ देने हैं आपके हिसाब से। वो एक पर्सनलाइज़्ड डिसीजन होता है। आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। आप कितना पढ़ सकते हैं, कितने दिन बैठ सकते हैं, कितने घंटे बैठ सकते हैं, कितने सोर्सेज़ कवर सकते हैं, आपकी रीडिंग स्पीड कैसी है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन कैसी है, आप कितने जल्दी नोट्स बना सकते हैं। आई थिंक इस पे ये टाइम थोड़ा वेरी करेगा। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग फिर आपको पीछे-पीछे आना है एंड सब टॉपिक्स पे भी टाइम डिवाइड करना है। एक मोटा-मोटा टाइम टेबल बनाना है कि इस टाइम पीरियड में ये करूँगा। उसको रिलीजियसली फॉलो करना डिफिकल्ट टास्क है, वो गोल्स स्किप हो जाते हैं। इसलिए बीच में 3-4 दिन का बफर भी रखना चाहिए। आई थिंक मेरे लिए वो संडे था, तो जब भी संडे रहता था, तो जो भी टॉपिक सपोज़ मेरे नहीं हुए या फिर टाइमलाइन एक्सीड कर गई, तो उसको मैं संडे को कवर करता था। तो ऐसे एंड सोर्सेज़ जितने लिमिटेड हो उतने अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक मंत्रा है कि वन सब्जेक्ट वन बुक एंड वन नोट्स। तो तीनों ही फॉलो करने हैं। एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, एक बेसिक बुक बनाना है एंड उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उसमें अब जो टॉपिक्स नहीं है या फिर जो टॉपिक्स नेसेसरी है उसमें ऐड करने, तो उनको ऐड करना है अ, अदर सोर्सेज़ से। बट एक बेसिक बुक हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रखनी है। उसको चेंज नहीं करना है। एनसीईआरटीज़ न्यू पढ़े या ओल्ड, आई थिंक एनसीईआरटीज़ दोनों अच्छी है। फॉर मी पर्सनली मुझे न्यू ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसमें एक तो अपडेटेड नॉलेज है, अपडेटेड जो रिसेंट फाइंडिंग्स होती है उनका उसमें इंट्रोडक्शन होता है एंड तो दोनों में से आपको जो भी सूटेबल हो, दोनों ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि अ डेली कितने घंटे पढ़ाई की, आई थिंक डेली कितने घंटे पढ़ाई की इससे अच्छा कैसे पढ़ाई की ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वालिटी मैटर्स मोर दैन क्वांटिटी। ऐसे डेली 10 करना या 6 करना या 8 घंटे पढ़ना, ये चेंज होता रहेगा। वी कैन नॉट मतलब डेली 6 घंटे पढ़ना, डेली 10 घंटे पढ़ना, एक टाइम बाद अनसस्टेनेबल हो जाता है। तो जितना भी पढ़ रहे हैं, जब तक पढ़ सकते हैं, जब तक अच्छे अटेंशन से पढ़ सकते हैं, तब तक पढ़िए। उसको एक टाइम में मत गिनिए।
उसको गिनिए कांसेप्ट्स में, उसको गिनिए टॉपिक्स में आप कितने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको प्रेसिडेंट ये चैप्टर पढ़ना है लक्ष्मीकांत का, तो ये मत देखिए कि इसको 2 घंटे में पढ़ना है। ये देखिए कि जब तक मुझे प्रेसिडेंट समझ नहीं आता है, जब तक मैं सारे जो भी कांसेप्ट से रिलेटेड टू प्रेसिडेंट वो कवर नहीं करता, तब तक मेरी पढ़ाई चलेगी। ऐसे रखना है। हाउ टू फाइंड यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल मटेरियल अमित का क्वेश्चन है ये। आई थिंक यूज़फुल और नॉन यूज़फुल मटेरियल आप हमेशा देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल है, इसका मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ। अगर इसका मैं मेंस में यूज़ कर सकता हूँ या फिर प्रीलिम्स में यूज़ कर सकता हूँ, तो क्या यूपीएससी इस पे सवाल पूछती है? अगर पूछती है, तो कैसे किस एंगल से पूछती है? अगर वो एंगल उस बुक में कवर है, उस मटेरियल में कवर है, तो इट्स अ गुड मटेरियल। अगर उस पे सवाल कभी नहीं यूपीएससी ने पूछा ही नहीं है या फिर इसकी डिमांड कभी यूपीएससी ने की ही नहीं है कि आपको इतना डिटेल में या फिर डेप्थ में पता हो, तो इट्स अ नॉन यूज़फुल मटेरियल। यस। एक है कि नोट्स कैसे बनाएँ? ओके, नोट्स एक तो फर्स्ट रीडिंग में कभी मत बनाना। फर्स्ट रीडिंग में हम मोस्टली एक गलती करते हैं कि हम सब कुछ लिख देते हैं नोट्स में, ये गलती मैंने भी की है। एंड सो पहले 1-2 बार खुद पढ़ लेना बुक। सपोज़ एग्ज़ाम्पल फिर से प्रेसिडेंट चैप्टर का ही लेंगे। तो प्रेसिडेंट चैप्टर में पहली बार पढ़ के पूरा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। देन 2 रीडिंग के बाद थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है कि अच्छा चलो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। साइड में उस टॉपिक के अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो, तो अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो जाता है कि चलो ये इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट की पावर्स इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट की वीटोज़ इम्पोर्टेंट है, ऐसे। देन 2-3 रीडिंग होने के बाद आपने नोट्स बनाना चाहिए, ताकि सिर्फ़ आप वही लिखें नोट्स में जो बाद में इम्पोर्टेंट है, बाद में आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं एंड जितना भी हो, उस नोट्स को छोटे भी करते जाना है, क्योंकि जितना आप छोटा करेंगे उतनी बार आप रिवाइज़ कर पाएँगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद आपके नोट्स भी काफ़ी छोटे-छोटे हो जाएँगे, माइक्रो नोट्स बन जाएँगे एंड इन माइक्रो नोट्स का इस्तेमाल आप फिर मेंस आंसर राइटिंग में अच्छे से कर पाएँगे। ओके, नोट्स ऑनलाइन बनाए या ऑफलाइन? आई थिंक मैंने दोनों किया है। मैंने ऑफलाइन भी नोट्स बनाए थे बट एंड ऑनलाइन भी बनाए थे। तो एक क्रूशियल डिफरेंस मुझे ये लगा कि ऑफलाइन नोट्स उसके लिए ज़रूरी है जो काफ़ी स्टैटिक ओरिएंटेड अप्रोच है, जैसे आर्ट्स एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। इनके लिए ऑफलाइन नोट्स जो अपन पेजेस पे लिख के बनाते हैं, वो अच्छा है क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपने एक बेसिक नोट्स बना लिए और थोड़ी-सी जगह छोड़ दिया, फिर पेजेस ऐड कर दिए, तो वो वैसे ही रहने वाला है। बट जो ऐसे डायनामिक टॉपिक्स है जैसे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स भी मैं डायनामिक ही मानता हूँ क्योंकि उसमें न्यू कुछ ऐड होता रहता है, एग्ज़ाम्पल्स के अकॉर्डिंग या फिर केस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। तो तो इसकी वजह से उसको उनको ऑनलाइन बनाना ज़्यादा अच्छा है। वी शुड गो फॉर ऑप्शनल और जीएस फर्स्ट फॉर 2025। दिव्यांश का क्वेश्चन है ये। आई थिंक जीएस को पहले देख लेना चाहिए क्योंकि जीएस में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपको कौन-सा टॉपिक अच्छा लगता है, कौन-सा टॉपिक आपको जल्दी समझ आ रहा है या फिर एक इंटरकनेक्शन बन जाता है। सपोज़ पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में क्या क्या रिलेशंस है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट कहीं-कहीं ओवरलैप भी हो जाते हैं। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो जीएस की तैयारी शुरू करने के बाद भी आप ऑप्शनल थोड़ा-सा शुरू कर सकते हैं। प्लस बाकी जो फैक्टर्स मैंने कहे कि उसका मटेरियल अवेलेबल होना, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होना, उसमें स्कोर अच्छा आना, ये भी आपको पता चल जाएगा। उसकी थोड़ी आइडिया हो जाएगी। आई थिंक तो पहले आप जीएस पे फ़ोकस करिए एंड देन ऑप्शनल पे। बट अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग है एंड आपको वही ऑप्शन लेना है, आपको पता है एंड यू आर कॉन्फिडेंट इन इट, तो आप वो ऑप्शनल की तैयारी भी साथ-साथ में ही शुरू कर सकते हैं।
Newspaper analysis is beneficial from YouTube or we must read newspaper daily. I think न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ये अपना आपका पर्सनल डिसीजन है। इसमें 3-4 फैक्टर मैं इन्वॉल्व करूँगा कि अगर आपका रीडिंग काफ़ी वीक है, आप काफ़ी स्लो पढ़ते हैं, तो आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें आपको एक फ़ास्ट पेस रीडिंग की आदत हो जाएगी। इससे आप रीडिंग में भी थोड़ा बेटर बन सकते हैं। सेकंड, न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है, वो भी अच्छी रहती है एंड उनका जो फ्लो होता है आर्टिकल्स में, वो भी अच्छा होता है। प्लस न्यूज़पेपर एक रिलेवेंट जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर कर देता है। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। प्लस इन एडिशन जो वोकैब्युलरी और इलैबोरेशन लगता है, वो न्यूज़पेपर से आप अच्छे से ले सकते हैं। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना अगर आप सिलेक्टिवली पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से जो सिलेबस में पूछा जा सकता है या फिर सिलेबस में इम्पोर्टेंट है, तो आप वही पढ़िए न्यूज़पेपर में। मोस्टली यूपीएससी डज़न्ट फोकस ऑन स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल न्यूज़, तो उनमें से भी जो टॉपिक रिलेवेंट है यूपीएससी के लिए, तो वही पढ़ना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, आई थिंक 1 डेढ़ घंटा लग सकता है, एक न्यूज़पेपर कवर करने के लिए एंड विथ मल्टीपल टाइम आप उसको आधे घंटे में कवर करना सीख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं, नो इश्यूज़। अगर आपके ये सारे टॉपिक्स कवर्ड है, तो उसके बाद आप न्यूज़पेपर एनालिसिस यूट्यूब से भी देख सकते हैं। न्यूज़पेपर एनालिसिस यूट्यूब से देखने में एक फ़ायदा है कि वो रिलेवेंट टॉपिक्स ही बताएँगे, प्लस थोड़ा बैक स्टोरी एंड उसका रिलेवेंस भी बताएँगे, उसके पीवाईक्यूज़ भी एडिशन कर सकते हैं। तो अगर आप ये काम खुद से भी कर सकते हैं, तो इट्स ओके। यू कैन रेफर टू बोथ। इट्स अ पर्सनल डिसीजन उसके बाद। हुँ, हुँ, हुँ। एक क्वेश्चन है कि आपने यूपीएससी में कौन-सी गलतियाँ करी? तो मेरी जर्नी मतलब काफ़ी लेंथन रही है। फर्स्टली जब पहला प्री नहीं हुआ था, उसमें मैंने एक गलती की थी कि मैंने अ, ओवर अटेम्प्ट कर दिया था। जो मुझे क्वेश्चन्स नहीं पता थे, उनको भी मैंने अटेम्प्ट कर दिया था एंड जो क्वेश्चन्स मुझे अच्छे से आ सकते थे तो उनमें मैंने प्रेशर सिचुएशंस में सिली मिस्टेक्स की थी। क्वेश्चन्स अच्छे से नहीं पढ़े थे। उसके बाद मेंस और इंटरव्यू में गलतियों के बारे में ये कहूँगा कि मेंस में मैंने पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं पहले मेंस में। एक एक केस स्टडी जो थी वो रह गई थी जीएस 4 में एंड फिर फाइनल कट ऑफ भी मेरा 9 मार्क्स से मिस हुआ था। तो ये एक गलती थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। प्लस ऑप्शनल के नोट्स रेडी ना होना, ये भी एक मेरी गलती थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसीलिए ऑप्शनल का जो स्कोर था, वो भी ज़्यादा बेटर नहीं था। इंटरव्यूज़ में गलती ये थी कि मैंने जो भी अपने हॉबीज़ थे या फिर होम स्टेट का जो नॉलेज था, तो उनको मैं काफ़ी डेप्थ में नहीं ले जा सका। ऑल्सो गैप हो गया था मेंस में एंड इंटरव्यूज़ में कोविड सेकंड वेव के कारण। तो जो पब्लिक एडमिशन का जो डोमेन नॉलेज था एंड जो जीएस का जो एक्सपर्टीज़ था जो हम मेंस में एक्वायर करते हैं, वो भी एक लिंक तो जो थी वो टूट गई थी। न्यूज़पेपर भी काफ़ी स्किप हो गया था। तो ये 2 गलतियाँ थी जो मैंने की थी एंड दूसरे मेंस में ये था कि मैंने सीखा था कि प्रेज़ेंटेशन को कैसे इम्प्रूव और कर सकते हैं। तो ये 2 गलतियाँ मैंने की थी। और हाँ, एक एसे में और एक गलती की थी कि एसे में मैंने टॉपिक जो था उस टॉपिक को फ़ोकस नहीं किया था और उससे डाइग्रेस हो गया था सेकंड मेंस में। इसलिए मेरा स्कोर भी काफ़ी लो गया था उस टाइम कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम। मोस्टली क्वेश्चंस कवर्ड है।
आई थिंक बुक लिस्ट मैंने पहले ही अर्लियर मतलब वीडियो के अर्ली पार्ट में कवर की है, तो आप एक बार फिर से देख लेना। स्ट्रैटेजी भी मैंने एक बार बता दी है, तीनों स्टेजेस में क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या आप कर सकते हैं, तो ये भी किया था। अच्छा, मेरी तरफ से कुछ टिप्स, ओके। मेरी तरफ से टिप्स तो मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी इज़ लिटिल अनप्रेडिक्टेबल, सो इसमें फेलियर्स आ सकते हैं। तो फेलियर्स मैंने काफ़ी क्लोज़ से देखे क्योंकि मैं 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचा। आई वाज़ प्रिटी कॉन्फिडेंट बोथ ऑफ द टाइम्स कि क्लियर हो जाएगा, बट नहीं हुआ था। एंड उसके बाद सिर्फ़ 15-10 दिन में फिर से प्रीलिम्स देना वाज़ डिफिकल्ट। तो मैं प्रीलिम्स कर पाया था क्योंकि मैंने मेरा जो भी एक लैटेंट नॉलेज था स्टैटिक का या फिर जो जजमेंट था एलिमिनेशन का, तो ये मैंने अच्छे से उन 2 घंटों में अप्लाई कर पाया हूँ। ऑल्सो इसको अप्लाई करने में जो काम एक माइंड लगता है और एक पेशेंस लगता है, आई थिंक वो मैं उन 2 घंटों में परफ़ॉर्म कर पाया। सेकंड ये कि आपका जो फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप रहता है जिनके साथ आप बात करते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, जो आपको मोटिवेट करते हैं ये करने के लिए, तो ये होना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फेलियर्स में आप खुद को जज करने लगते हैं अ, इफ आई एम कैपेबल ऑफ इट और नॉट, कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, या फिर क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वो एक डाउट हमेशा रहता है। तो अपने स्ट्रैटेजी पे, अपने बुक लिस्ट पे, अपने मेंटर्स पे, अपने फ्रेंड्स पे भरोसा रखना काफ़ी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड ऐसे लोगों से सराउंड करिए जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, साथ में कुछ अच्छा करने का सोचते हैं। तो ये काफ़ी क्रूशियल है, फैमिली सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें रहेगी यूपीएससी के लिए जो भी टिप्स है उनमें। एंड सेकंड एंड थर्ड इज़ कि यूपीएससी में कभी शॉर्टकट मत ढूँढना। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन यूपीएससी। देयर इज़ नो शॉर्ट ट्रिक्स और ये टिप्स रहेगी या ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी जो ट्रिक्स है वो जब तब अप्लाई होती है जब आपका एक बेस नॉलेज एक गेन हो चुका है, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन चुका है, उसके आगे की फर्निशिंग है वो। तो आप अपने तैयारी पे फ़ोकस कीजिए। लॉन्ग बोलते हैं उसको कि इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो एक लंबे समय के लिए हमें डेडिकेट रहना है सिलेबस के प्रति या फिर अपने तैयारी के प्रति। तो ये एक दिमाग में हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए एंड एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए हमेशा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और ये मैं करके रखूँगा, ऐसे। रिविज़न कैसे करें? आई थिंक रिवीजन में आप जब फर्स्ट 2 टाइम रीडिंग करते हैं, आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन-सी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के आप जब 4th, 5th रीडिंग में नोट्स बनाते हैं, तो सिर्फ नोट्स रिवाइज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बट अगर बीच में कहीं आपको डाउट आ रहा है, तो फिर से स्टैंडर्ड बुक को रेफर करना भी ज़रूरी है। रिवीजन ऐसे कीजिए कि एटलीस्ट 15 टू 20 डेज़ में आपका एक फिर से रीडिंग हो जाए। सपोज़ आपने आज मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा टॉपिक पढ़ा है, तो इस तरीके से उसको मैनेज कीजिए कि एटलीस्ट 15 टू 20 डेज़ में आपका एक और रिवीजन हो जाए। देन उसके 15 टू 20 डेज़ में आपका एक और रिवीजन हो जाए, ऐसे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कंटिन्यू टॉपिक ही लें, एक कंटिन्यू पूरा सब्जेक्ट ही लें, बट टॉपिक भी आप कर ले रहे हैं, तो भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बट रिविज़न करते टाइम हम ये देखते हैं कि कभी-कभी याद रखने में इश्यू होता है। जैसे मुझे मैपिंग में उनकी ट्रिब्यूटरीज़ याद रखना या फिर नेशनल पार्क्स की लोकेशन याद रखना या फिर नॉर्थ टू साउथ याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट जाता था। तो इसके लिए मेरे फ्रेंड ने अच्छे निमोनिक्स बनाए थे, जिनको हम साथ में रिवाइज़ करते थे फ्रेंड्स ग्रुप में बैठ के एंड प्रीलिम्स और मेंस में आई थिंक वही एक काफ़ी क्रूशियल फैक्टर था उनको रिवाइज़ करने में और याद रखने में। तो ये भी हम कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो, जिस भी स्ट्रैटेजी आपको सूटेबल हो, कोई लिख के देखता है कि हाँ, चलो मैंने पढ़ा है तो मैं लिख के देख सकता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रहे, तो ये भी कर सकते हैं।
तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ अप्रोचेस आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको वर्क करेगा, यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने इयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? आई थिंक यूपीएससी का जो एग्ज़ाम साइकिल है, उससे 1 साल पहले से थोड़ा जो करंट अफेयर है, वो रिलेवेंट रहता है। वो रिकरिंग रहता है, तो आई थिंक 1 साल इज़ अ गुड टाइम फॉर करंट अफेयर्स। हुँ, हुँ। आई थिंक इतने क्वेश्चंस है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड। प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? आई थिंक ये काफ़ी ट्रिकी सवाल है एंड इसमें एक इंडिविजुअल फ़ोकस्ड आंसर चाहिए। प्लान बी रख सकते हैं, बट अगर आप स्पेशल डेडिकेटेडली यूपीएससी को डेडिकेट कर सकते हैं 1 साल फाइनेंशियली एंड मेंटली, तो आप एक जो अटेम्प्ट है, अच्छा वाला अटेम्प्ट, उसको विदाउट प्लान भी देना काफ़ी बेटर है, क्योंकि उससे एक तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है एंड एक मोटिवेशन रहता है करने का कि हाँ, ये है। बट अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं या फिर 2-3 अटेम्प्ट्स में आपको रिपीटेड फेलियर्स है, देन यू कैन लुक फॉर प्लान बी एंड प्लान बी हमेशा उसके आस-पास हो। अगर आपको यूपीएससी की जर्नी साथ में कंटिन्यू करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसीज़न ले सकते हैं। फिर बाद में ये इस डिसीज़न में अलग वेरिएबल्स भी आते हैं, फाइनेंसेस, फैमिली कंडीशंस, तो इसके अकॉर्डिंग लेना काफ़ी ज़रूरी है। बट इन माय ओपिनियन, एक अटेम्प्ट आप विदाउट प्लान भी ले सकते हैं, उसके बाद आई थिंक इट्स इंडिविजुअल चॉइस। मैगज़ीन्स का कंट्रीब्यूशन यूपीएससी की जर्नी में उतना ही है, जितना न्यूज़पेपर का है, बट मैगज़ीन्स गिव यू मोर कंसाइज़ अप्रोच टू द टॉपिक। बट कभी-कभी मैगज़ीन्स एक टॉपिक पे ज़्यादा भी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, जितनी यूपीएससी डिमांड नहीं करती है। बट उसमें से एक सिलेक्टिव डेटा या फिर एग्ज़ाम्पल्स या फिर केस स्टडीज़ वो उठाना काफ़ी ज़रूरी है। बट उतना ही आई थिंक मैगज़ीन्स का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट टू दिस, उनका एलैबोरेशन, उनकी स्टैंडर्ड वर्ड्स, वोकैब्युलरी, आई थिंक वो भी हम मैगज़ीन से सीख सकते हैं। फॉर मी फॉर ड्यू टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, योजना और कुरुक्षेत्र के जो रिलेवेंट इश्यूज़ आते हैं, तो वो मैं पढ़ता था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई कुड स्किप इट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक जो टॉपिक है उसका एक बेसिक आइडिया मेरे नोट्स में था, तो उसमें से सिर्फ़ जो रिलेवेंट लगता था इन्फॉर्मेशन या डेटा, तो फिर वही ऐड करता था, ऐसे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट का इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से क्या अंतर है? आई थिंक मीडियम का ही अंतर है बस, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। बस दोनों का जो मटेरियल है, मतलब जो स्किल सेट्स मैंने डिस्कस किए थे पहले, जो प्रीलिम को स्किल सेट चाहिए, मेंस को स्किल सेट चाहिए एंड इंटरव्यू को स्किल सेट चाहिए। उस स्किल के साथ नॉलेज एंड वैल्यूज़, अगर ये तीनों है तो मीडियम डज़न्ट मैटर एनीमोर। तो आई थिंक अंतर कोई नहीं होता है, बट वही कि आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस दोनों को लगती है। आई थिंक यही मेरा टेक है इस पे। ये मेरा पर्सनल टेक है इस पे। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्लास और रिवीजन में ओवरलैप होना और टाइम डिवाइड करना काफ़ी डिफिकल्ट है।
क्योंकि डेली क्लासेस सपोज़ 3-4 आवर्स होती है एंड उसके बाद आपको टाइम मिलता है पढ़ने का। तो अगर हम लंच, डिनर एंड बाकी चीज़ों का अगर टाइम एलिमिनेट करें तो डेली आई थिंक 6 आवर्स भी निकाल सकते हैं क्लास के साथ। तो इट्स अ गुड एफर्ट मेरे हिसाब से, बट 6 आवर्स आपके पूरे डेडिकेशन से और आपके पूरे कंसंट्रेशन से होने चाहिए। एंड जैसे कि हमने टाइम टेबल डिस्कस किया था कि एक टाइम टेबल को फॉलो करना है, तो उसको फॉलो करके आपको अपना प्रिपरेशन, क्लासेस एंड रिवीजन दोनों बैलेंस करना है। इट्स बेटर, एक मेरी टिप है खुद से कि जो क्लास में अगर पढ़ाया गया है, उसको आप घर आके एक बार रिवाइज़ करें तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा एंड एक ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो ये करना याद रखना हमेशा। मंथली करंट अफेयर्स और पीटी 365 आई थिंक दोनों ही अच्छे इश्यूज़ होते हैं। बट मंथली करंट अफेयर्स में एक होता है कि उनका प्राइमरी फ़ोकस है आपको करंट अफेयर्स बताना, 1 मंथ के, उसको वो एनालिटिकल फ़ेज़ में बताते हैं। एंड पीटी 365 तब रिलीज़ होती है जब प्रीलिम्स के जस्ट 2-3 महीने पहले। तो उसमें सिर्फ़ प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही अप्रोच रहता है। तो अगर आपने मंथलीज़ डेडिकेटेडली पढ़े हैं, तो आप पीटी 365 स्किप करके उनमें से ही अ, म करंट अफ़ेयर मंथली से ही नोट्स अपने बना सकते हैं पीटी के, या फिर उनमें जो कम है या फिर जो एडिशन करनी है पीटी 365 से, वो आप ऐड कर सकते हैं, उसी नोट्स में। बट अगर आपने मंथलीज़ नहीं पढ़े हैं, तो पीटी 365 इज़ अ गुड मटीरियल फॉर प्रीलिम्स। आई थिंक सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी वो अ, ट्रिकी हो जाता है। ये सोशल मीडिया इज़ एडिक्टिव। मैं दूर रहा था सोशल मीडिया से, क्योंकि स्टार्टिंग फ़ेज़ में, क्योंकि मुझे वो डिस्ट्रैक्टिंग लगता था, बट बाद में सोशल मीडिया का यूज़ करना ऐसे सीखा था क्योंकि कुछ पेजेज़ या फिर कुछ आर्टिकल्स ऐसे रहते हैं, ट्विटर पे काफ़ी ऐसी केस स्टडीज़ मिल जाती है जिनको हम जीएस 4 में, एसए में यूज़ कर सकते हैं, इवन जीएस 1-2 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया था। एक साइट है द बेटर इंडिया, उनके एग्ज़ाम्पल्स यूज़ किए थे। ट्विटर पे भी अ, काफ़ी ऐसी रियल लाइफ़ व्यूज़ एंड रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो है, ये करना काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, बट काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लगता है क्योंकि सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट होना काफ़ी ईज़ी है। तो तो सजेशन ये रहेगा कि अवॉइड एज़ पॉसिबल, या फिर अगर यूज़ करना है तो फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप अच्छे से उसका यूज़ भी कर सकते हैं। आई थिंक पीवाईक्यूज़ पे हमने कवर कर दिया है। पीवाईक्यूज़ मोस्ट प्रोबेबली अ मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों के ओरिएंटेशन, तीनों का आंसर राइटिंग, तीनों की जो बुक लिस्ट है वो भी शेयर कर चुका हूँ मैं। आप फिर से यूपीएससी टाइम के वीडियो पे आप चेक कर सकते हैं वंस दिस गेट्स प्रोसेस्ड। अगर आपको और स्टिल कुछ इश्यूज है या फिर स्टिल कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे पूछ सकते हैं। मेरा हैंडल @ANURAGHUGE4, दोनों तरफ यही है। मैं कमेंट्स में भी आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आपको अगर और भी कुछ क्वेश्चन्स है प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग या फिर बुक लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो हमेशा कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। आई थिंक स्टार्टिंग फेज़ में एक क्लैरिटी आना काफ़ी ज़रूरी होता है प्रिपरेशन में। तो वो क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस पूछ भी लेना चाहिए। क्वेश्चंस आ रहे हैं तभी दिखता है कि आप कुछ एफर्ट कर रहे हैं, आप कुछ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड साइन अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो।
कट ऑफ प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बट जिस तरीके से हम सीसैट और वैकेंसीज़ वगैरह देख सकते हैं, कट ऑफ इज़ एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप जिस तरीके से जीएस का पेपर भी था, थोड़ा-सा डिफरेंट स्ट्रक्चर था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस भी थे। तो कट ऑफ कैन बी रिड्यूस्ड आई थिंक पिछले साल जो कट ऑफ रहे हैं, उससे आई थिंक 1 से ढाई मार्क तक थोड़ा-सा हो सकता है उसका रेंज। फॉर यूपीएससी अच्छा प्रीलिम्स के लिए हमने एक की भी बनाई है टॉपर कीज़ में। तो उसको भी हम कुछ दिनों में पब्लिक करेंगे। तो उससे भी आप एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं, बट उसमें कट ऑफ प्रिडिक्शन वगैरह नहीं है, जो हमें जो आंसर्स ठीक लगे, उस तरीके से सॉल्व किया है। आई थिंक सो लेट्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड जो बेसिक डाउट्स रहते हैं वो कवर्ड है। बस एक ध्यान रखना कि पेशेंस रखना हमेशा कि क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसके लिए टाइम लगता है उसकी अंडरस्टैंडिंग में एंड सेकंड ये होता है कि एक ओपन माइंड रखना हमेशा क्योंकि ओपन माइंड में ये होता है कि आप हमेशा नई चीज़ें सीखते हो, जो आप में कम है या फिर आप में जिसमें इम्प्रूव करना चाहिए, उसको 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 अंडरस्टैंड करना है, उस पे काम करना। ये 2 चीज़ें काफ़ी क्रूशियल होती है यूपीएससी की जर्नी में इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। आई थिंक दैट्स इट ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you UPSC time for this wonderful interaction. All the best all of you. Thank you.